सहारा समय। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली माध्यम से श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। सीएम धामी ने सचिवालय में इस बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, विशेष कार्याधिकारी पर्यटन विभाग भास्कर खुलबे, सचिव पर्यटन सचिव कुर्वे वर्चुअली बैठक से जुड़े और साथ ही सचिव संस्कृति भारत सरकार गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव भारत सरकार रोहित यादव, उप सचिव भारत सरकार मंगेश गिडियाल भी वहां पर मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री मोदी ने श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ की पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। श्री केदारनाथ निकटवर्ती स्थानों को भी आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने होंगे। रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच श्रद्धालुओं के ठहरने और कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि वासुकीताल, गरुण चट्टी, लिंचौली और उसके आसपास श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाए। और देहरादून से ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ ज्योत्सना जुड़ी हैं। ज्योत्सना, क्या कुछ अधिक अहम अपडेट है आपके पास इस खबर पर? देखिए रूपांशी, प्रधानमंत्री मोदी का न्यू केदारपुरी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसमें वो खुद शिद्दत से जुटे हुए हैं। भले ही वो दिल्ली में रहते हैं लेकिन लगातार वहाँ के पुनर्निर्माण कार्यों का वो जायजा लेते रहते हैं। और जब से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आई है तब से लगभग वो हर वर्ष बद्री केदार की यात्रा पर आते हैं। बद्रीनाथ तो वो एक ही बार गए थे लेकिन लगातार केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं। बतौर मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक नाइट स्टे केदारनाथ में भी किया। वो ध्यान गुफा में रहे, पूरा कह सकते हैं कि 24 घंटे लगभग वो ध्यान गुफा में रहे। तो इस तरीके का एक उनका जो एक लगाव है, उनकी श्रद्धा है, आस्था है भगवान केदारनाथ के प्रति, वो जग जाहिर है। और जब वो राजनीति में आए भी नहीं थे, यानी कि कहीं से राजनीति में आने का कोई एक किस्म से रास्ता भी नहीं था, तब वो काफी लंबा समय केदारनाथ में रहे थे, गरुड़ चट्टी में रहे थे और सारी चीजें उनके दिमाग में थी कि किस तरीके से केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया जाना है। और उनको मौका मिला 2013 के बाद, जब 2013 में आपदा आ गई, केदारपुरी पूरे ढंग से तहस नहस हो गई। भगवान केदारनाथ का मंदिर एकदम बीच में खड़ा रहा, सुरक्षित रहा, बाकी चीजें वहां बर्बाद हो गई। तो उसके बाद से 14 में वो प्रधानमंत्री बने, लगातार वहां पर काम करते रहे। और ऐसे में एक जो न्यू केदारपुरी है, नई केदारपुरी का जो स्वरूप है वो अब सामने आ चुका है। और वहां पर और भी काम है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो उनको नए काम वहां पर नजर आते हैं, वो उसके लिए कहते हैं। और इसी तरीके से हम चाहे शंकराचार्य की समाधि स्थल की बात करें या संग्रहालय की बात करें, 60 फीट चौड़े मार्गों की बात करें, नए घाटों की बात करें, पैदल मार्ग दुरुस्त करने की बात करें, यात्रियों को सुविधा देने की बात करें, इन सब चीजों की व्यवस्था वहां पर दुरुस्त हुई है। केदारनाथ में विडंबना ये है रूपांशी कि वहां पर सीमित समय में ही काम हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर वहां पर स्नोफॉल हो जाता है, तापमान माइनस से नीचे चला जाता है, तो निर्माण कार्य नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस समय मौका है, नवंबर दिसंबर तक वहां पर कार्य बाद नहीं हो पाएगा। टारगेट हालांकि दिसंबर 2023 दिया गया है, लेकिन मौसम वहां पर किस तरीके से साथ देगा ये बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ड्रोन के माध्यम से विकास कार्यों का जायजा, निर्माण कार्य। आज प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के साथ साथ नए मास्टर प्लान के तहत बनाई जा रही बद्रीनाथ धाम की भी जो योजना है उस पर उन्होंने बातचीत की, उसमें फीडबैक लिया कि कहाँ किस तरीके का काम हो रहा है, कितने काम शुरू हो गए हैं, कितने काम होने बाकी हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जिस तरीके से केदारनाथ धाम करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, वैसे ही बद्रीनाथ धाम भी है, 4 धामों में से एक है, उसका भी स्वरूप दिव्य भव्य होना चाहिए। वहां की परंपरा के लिहाज से, उसके महत्व के
हिसाब से यात्रियों को मैक्सिमम सुविधा मिलनी चाहिए और धर्म और आध्यात्म का महत्व और ज्यादा वहां पर बढ़ना चाहिए। जो चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई हैं उन चीजों को भी सामने आना चाहिए। तो आज ये काफी अहम बैठक थी। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ थे, प्रधानमंत्री भी पीएमओ में अपनी पूरी टीम के साथ थे और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के जो सचिव रहे हैं भास्कर खुल्बे, उनको खास तौर पर इस समय सलाहकार बनाया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से बद्रीनाथ केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उसकी देखरेख के लिए। रूपांशी, बिल्कुल, अहम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बनी रहिएगा ज्योत्सना, आपसे हम और अधिक अपडेट लेते रहेंगे। और बैठक के बाद सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। थाने हैं, चौकियाँ हैं, उनको काफ़ी पुरानी हो गई हैं। बहुत सारी जगह पर लगातार केंद्र के सहयोग से पहले से पैसा आता था, उसमें कुछ कमी भी हुई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि चूँकि पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए हमको कुछ सहायता की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो आपदा का है, आपदा में जहाँ देहरादून और इस बार टिहरी ज़िले में इसके आसपास और धारचूला में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके संबंध में मैंने उनसे अवगत कराया है और उनको कहा है कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान और एक शोध केंद्र उत्तराखंड में जल्द से जल्द बनना चाहिए। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस दिशा में जरूर काम होगा। और देहरादून स्थित जीवनगढ़ में एक हैवानियत की मिसाल ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक विवाहिता को कई दिनों तक बाथरूम में बंद रखा गया, उसे गर्म तवे से जलाया गया और ऊपर से घंटों गीजर के गर्म पानी के नीचे बैठाकर तड़पाया गया। ससुराल पक्ष ने विवाहिता को न सिर्फ कई दिनों तक केवल भूखा प्यासा रखा बल्कि बाथरूम में बंद कर प्रताड़ित भी किया। विरोध किया गया तो गर्म तवे से जलाया गया, यहाँ तक कि उसे खाने में जूठन भी दी गई है। महिला का फोन बंद होने से उसकी मां को शक हुआ और वह ससुराल पहुंची। बेटी की हाल देखा तो वो सन्न रह गई। महिला आयोग ने केस का संज्ञान लिया और साथ ही टिहरी पुलिस ने आरोपित सास और नंद को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का देहरादून स्थित कोरोनेशनल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां पर उसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहले पेशेंट जो आई थी ना, तो बहुत बुरी कंडीशन में थी उसकी, तो घबरा भी नहीं थी वो काफ़ी। पर अभी जैसे हमने 2 दिन से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके टेस्ट करवाए, थोड़ा साइकेट्रिक रेफरेंस करवाया, तो अभी तो थोड़ा है, स्टेबल है, काफ़ी फ़र्क तो है पहले से आज में ना। फोन नहीं था लगना बिल्कुल भी ना। मैंने रात को भी मिलाई, 1 बजे रात 2 बजे रात मिलाई मैंने घर पे फोन नहीं था लगना बिल्कुल भी ना वो करी कि मैं नौने फोन के लिए लगना मेरे दोस्त सरी रोटी है। पिताजी भी बोली कि पिताजी तक 9 महीना बेटे ना बारी खराब ना तो नहीं पड़ा घर। अभी तो ये उन्होंने हालत तो इसकी खराब है, ये ठीक हो जाए उसके बाद ही कुछ होगा। क्या होता है क्या नहीं होता वो कानून बताएगा, हम तो कुछ बता नहीं सकते। कुछ पता लगा था इसमें क्या ऐसा क्यों किया? नहीं पता कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों करा उन्होंने, उसका खुद भी नहीं बता रहे कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। उन्होंने पूछा भी जबकि अभी तक बोलने की स्थिति में नहीं, अभी तक तो नहीं है। और देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ इस खबर पर लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना, एक महिला को लगातार उसके ससुराल वालों की तरफ से लगातार परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। ये पूरा मामला क्या है, आपसे जानना चाहेंगे जी। बिल्कुल रूपांशी, ये देहरादून जिले का ही मामला है। देहरादून जिले के विकास नगर इलाके में जीवनगढ़ है, वहाँ का मामला है और मेरे सहयोगी संदीप नेगी ने इस खबर को कवर किया है। बहुत ही कह सकते हैं कि कष्ट भी होता है इसे देख करके। और हम जब 21वीं सदी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो लगता है कि अभी भी हम पता नहीं कौन सी सदी में हैं जब इस तरीके के घरेलू अत्याचार किसी महिला के ऊपर होते हैं, एक माँ के ऊपर होते हैं, यानी वो 3 बच्चों की माँ भी है, 10 वर्ष शादी को हो गए हैं, पति अत्याचार नहीं कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है सास और ननद ने मिलकर अत्याचार किए हैं। और जो हैवानियत की हदें होती हैं, यानी एक महिला दूसरी महिला पर अत्याचार कर रही है और इस तरीके से कर रही है कि आप सोचिए कि उसकी कल्पना करने से ही पूरी रूह सिहर उठती है। डॉक्टर्स स्तब्ध हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो बहुत क्रिटिकल केस आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने जब उस शरीर में 22 से 28 निशान देखे हैं जलने के, गरम तवे और चिमटे से जलाया गया है। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें पुराना और नया घाव ना हो। कुछ पुराने घाव ठीक हो गए, नए घाव जस के तस हैं। लेकिन स्थिति ये थी कि हफ्तों खाना नहीं दिया जाता था। हीमोग्लोबिन 6
पॉइंट समथिंग है, यानी कि बिल्कुल वो एनीमिक हो चुकी हैं। जिस व्यक्ति को खाना ना दिया जाए, जिसको पौष्टिक आहार ना मिले, इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, तो अपने आप में हैवानियत की जितनी हदें होती हैं सब पार हो बिल्कुल गई थी। ज्योत्सना, और अब जब उसकी हैवानियत की माँ सारी को हदें तब पार पता कर चला दी जब गई बेटी हैं। का फोन और नहीं लग रहा जब था, इस तरह किसी की तरीके घटनाएं से हम सुनते हैं संपर्क तो रूह कांप सी उठती है। इस तरह की घटनाओं को सुनकर हमारी रूह कांप उठती है कि एक महिला होकर एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल ज्योत्सना, अधिक जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बनी रहिएगा, आपसे हम और अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों पर है। साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए के अलावा 2,000 रुपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश, बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। The university, with 70 plus years of educational experience, 650 plus faculty members, 41 plus specializations divulging PhD programs, 100 plus laboratories, 125 plus distinct courses to study, 100 acres of university campus. Welcome to Sri Guru Ram Rai University, Dehradun. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित भवन में आगामी खेल महाकुंभ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष खेल महाकुंभ का आयोजन 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 25 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ का आयोजन न्याय ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का पंजीकरण निःशुल्क रखा गया है। पंजीकरण ग्राम पंचायतों, प्राथमिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूल, युवा कल्याण, खेल शिक्षा कार्यालयों में कराया जा सकता है। पंजीकरण फॉर्म भी उक्त कार्यालयों, संस्थानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। हम लोग खेल महाकुंभ को शुभारंभ करने जा रहे हैं और इस खेल महाकुंभ का शुभारंभ जो है, हमारी ये कोशिश है कि गवर्नर साहब जो है इसको बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर पर इसको प्रारंभ करें। उनको निमंत्रण भी मैं आज देने जा रही हूं और न्याय पंचायत जो है वो रायपुर रहेगा। तो यहां से हमारी कोशिश है कि जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है कि न्याय पंचायत स्तर में कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा, ब्लॉक स्तर पे कौन सी तिथि से लेके कौन सी तिथि तक रहेगा, और इसी प्रकार से जनपद स्तर पर, इसी प्रकार से राज्य स्तर पर। लगभग हम राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं करते करते आएंगे वह 5 दिसंबर तक हम लोग पहुंचेंगे। तो ये कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है
जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत 8 वर्ष के बच्चे को इसमें लिया था। तो ये कोशिश है कि उस 8 वर्ष के बच्चे को वहां से पिक करना और साथ साथ में अन्य बच्चे जो हैं वह भी इस खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर हो रही है उसमें वो प्रतिभाग कर सके और प्रतिभाग करते करते ब्लॉक से, जनपद से और स्टेट तक का अपना अनुभव लें। हमारे बच्चे जो बालक हो अथवा बालिकाएं हो उनको समान अवसर खेल का मिल सके, एक खेल का वातावरण तैयार कर सके। जिस प्रकार से खेल छात्रवृत्ति हम लोगों ने जारी करी थी, ठीक उसी प्रकार से अब हमारी कोशिश है कि अवसर भी उनको लगातार मिलते रहे। तो खेल महाकुंभ उसी का एक परिचायक है और मैं मानती हूं कि इसमें लगभग 2.5 लाख हमारे बालक बालिकाएं इसमें प्रतिभाग करते हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क इसमें पंजीकरण है, कोई भी शिक्षण संस्थानों से उसको प्राप्त किया जा सकता है। युवा कल्याण के हमारे जो भी कार्यालय है वहां से भी यह प्राप्त किया जा सकता है। इसका जियो भी जारी कर दिया गया है कि यह 19 तारीख का इसका जियो जारी हो गया है। तो ये लगातार जो है फॉर्म भरने का जो है प्रक्रिया गतिमान कर दी गई है। और देहरादून से ज्योत्सना हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। ज्योत्सना, खेल महाकुंभ का 2 अक्टूबर से आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रेखा आर्या ने। क्या कुछ अहम अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल रूपांशी, इसके पीछे मकसद यही है कि खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आए। आप जानती हैं कि आमतौर पर यह होता है कि जहां सुविधा होती है यानी शहरी क्षेत्र हैं, वहां के बच्चे जो भी खेल पे रुचि रखते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन ग्रामीण स्तर के बच्चों को ये मौका नहीं मिल पाता है, यानी कि उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिससे वो आगे बढ़ सकें। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने खेलो इंडिया की तर्ज पर ये खेल महाकुंभ उत्तराखंड में शुरू किया है। पूर्व में भी इस तरीके के आयोजन हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि न्याय पंचायत स्तर से इसके आयोजन होते हैं, यानी कि बहुत छोटी इकाई से इसके आयोजन शुरू होते हैं ताकि वहां से बच्चे निकलें और आगे कंपटीशन में भाग लें, यानी कि ब्लॉक स्तर पर जाएं, जिला स्तर पर जाएं और उसके बाद वो प्रदेश स्तर पर जाएं। राज्य सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है, जिसमें ये माना गया है कि बच्चे छोटी उम्र में यानी 8 साल के बाद ही उन्हें ले लिया जाए और जो रुचि जिस बच्चे की जिस खेल में है प्रॉपर बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग दी जाए। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, क्योंकि उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं की तो कमी नहीं है रूपांशी, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सरकार ने इस तरीके की एक कवायद की है। इस वर्ष भी जो बच्चे खेलों के प्रति रुचि रखते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका आ गया है कि वो 2 अक्टूबर से अपने न्याय पंचायत स्तर के कंपटीशन में भाग लें और फिर आगे अगर उनमें योग्यता है, काबिलियत है तो वो आगे बढ़ते जाएंगे और उसके बाद जब वो स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हो जाएंगे तो सरकार उनका पूरा खर्चा वहन करेगी। बिल्कुल, अब युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और यानी युवा अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। फिलहाल अहम अपडेट देने के लिए ज्योत्सना आपका शुक्रिया। और प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में विधानसभा स्थित कक्ष में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने लंपी रोग के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब तक कुल 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 8,028 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और 341 पशुओं की इस बीमारी से अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि लंपी रोग से स्वस्थ होने की और उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले के करीब 1000 साल पुराने लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास हो रही डंपिंग पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनियन ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। इनके अलावा डायरेक्टर ऑफ कल्चर उत्तराखंड, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एवं एंड एनवायरनमेंट चेंज और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया है। 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रमेश खुलबे की खंडपीठ में हुई है और मामले के अनुसार ग्राम सभा हॉट द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के हॉट गांव की 1000 साल से प्राचीन संस्कृति है। वहीं एक लक्ष्मी नारायण बहुत प्राचीन मंदिर है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ मंदिर और पूरे गांव में और इसके आसपास लगातार मलबा बढ़ रहा है। ऐसे सांस्कृतिक और मंदिर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है।
एक गांव है हाट गांव, जिसकी करीब 1000 साल से प्राचीन एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। वहीं पर ही एक लक्ष्मी नारायण बहुत प्राचीन 1000 साल से भी पुराना मंदिर है और उसी के आसपास बहुत सारे अन्य मंदिर हैं। उनकी ज़मीन गांव की वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उनकी जो ज़मीन अधिग्रहण की गई उनको कहीं और शिफ्ट किया गया। एक उनका वो ग्रीवेंस था। एक वहाँ पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल और पूरे गांव में और आसपास के सभी मंदिरों के आसपास बहुत भयंकर उनका जो मक था, जो डेब्री था, जो मलबा था, वो पड़ रहा था लगातार। तो उसको हमने कोर्ट में रेज़ किया था। हमने ये कहा कोर्ट में कि वो एक बहुत ही हेरिटेज साइट है, उसकी 1000 साल से पुरानी सभ्यता है और मॉन्यूमेंट्स एक्ट में भी वो एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है। तो उस पे कोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा है कि टेम्पल के प्रमाइसेस के आसपास, उसकी विसिनिटी में और गांव की किसी भी अप्रोच रोड पे कोई किसी प्रकार की कोई डंपिंग नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इकोलॉजी को डैमेज कर रहा है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ एवं ऐसी शख्सियत हैं जो देश की कला संस्कृति को सिर्फ ना जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि देशी संस्कृति को विरासत के तौर पर सहेजने में भी उनका सफल प्रयास रहा है। बता दें आपको कि स्पिक मैके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ का अथक प्रयास रंग भी ला रहा है और इस क्रम में डॉक्टर किरण सेठ ने 15 अगस्त को श्रीनगर लाल चौक से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की है और 22 सितंबर को डॉक्टर किरण सेठ अपने 3 सदस्यीय दल के साथ ऋषिकेश पहुंचे। यहां स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर किरण सेठ का कहना है कि साइकिल चलाने से जहां शरीर स्वस्थ होता है तो वहीं मानसिक विकास भी होता है। पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ ने ये भी कहा कि 2 अक्टूबर को उनकी साइकिल यात्रा नई दिल्ली राजघाट पहुंचेगी। बता दें आपको कि डॉक्टर किरण सेठ अब तक 1000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की पत्रकारिता विभाग की छात्रा वैष्णवी केबीसी के मंच पर पहुंची। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में बीए मास कम्युनिकेशन 2019 की छात्रा वैष्णवी कुमारी ने कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर पहुंचकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर पहुंचकर वैष्णवी ने न केवल उत्तराखंड का नाम रोशन किया, बल्कि श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की छात्रा होने के नाते अपने विश्वविद्यालय का भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने उज्जवल भविष्य की कामना की है। आप ही दिखिएगा देवी। आप अभी भी इतने काम करते, इतनी सारी फिल्में करते हैं, शोज करते हैं, तो आप आराध्या के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? उनके साथ समय नहीं बिता पाते हैं ज्यादा, तो नाराज हो जाती है, तो उनको पिंक कलर जो है बहुत पसंद है, तो एक पिंक कलर का हेयर बैंड उनको दे देते हैं तो खुश हो जाते हैं। और रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे लैंड स्लाइड के कारण 109 बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद तरसाली जिले के पास अचानक से भूस्खलन हुआ, जिसके कारण पहाड़ से मलबा भरभराकर नीचे गिर गया। कई गाड़ियां मलबे में आने से बच गईं और गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई। और प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा पशुओं में फैल रहे लंपी रोग के संबंध में विधानसभा स्थित कक्ष में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने लंपी रोग के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में अब तक कुल 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 8,028 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और 341 पशुओं की इस बीमारी से अब तक मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि लंपी रोग से स्वस्थ होने की दर 40% है। के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि टोटल उत्तराखंड में अभी 20,505 पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से ग्रसित हैं, जिसमें से लगभग 8,028 पशु जो हैं वो पूर्ण तरीके से ठीक हो चुके हैं। हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत कम है, 1.6% है और रिकवरी दर बहुत अच्छा है, 40% का हमारा रिकवरी दर है। हमारे पास वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। हम ऑलरेडी 5,48,000 वैक्सीन इस वक्त पूरे हर जिले में, टोटल उत्तराखंड के 13 जिलों में बांट चुके हैं। वैक्सीनेशन चल रही है। 6 लाख वैक्सीन की हमारे पास आज के दिन व्यवस्था है।
वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है। दो सबसे प्रमुख जिले जो इससे ग्रसित हैं वो है हरिद्वार और देहरादून जिला। तो लगभग 17,500 केसेस इन दोनों जिलों में मिलाकर हैं। 47 टीमें हमारी देहरादून में काम कर रही हैं, 27 टीमें हमारी हरिद्वार में हैं, 27 टीमें हमारी देहरादून में कार्यरत है। पशुपालकों से ये निवेदन है मेरा आप सबके माध्यम से कि जितने भी पशुपालक हैं वो अपनी बीमा करा लें पशुओं का। हमारे सारे सरकारी गवर्नमेंट अस्पतालों जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं उसमें बीमा आप करा सकते हैं जाके, बहुत कम दरों पे आपका बीमा होता है। तो बाई चांस 1% अगर आपके पशु के साथ की मृत्यु होती भी है तो आपका एक इंश्योरेंस अमाउंट आपको मदद करता है रिकवर करने के लिए। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-120-8862, जिससे मैं आप सभी पशुपालकों से निवेदन कर रहा हूं कि कभी भी कोई आपको लक्षण दिखे अपने जानवरों में तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपके तुरंत पहुंचेंगे। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि लगातार उन्होंने उत्तराखंड को सपोर्ट किया है इस कठिन घड़ी में। हमको वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं होने दी है। कभी भी हमने केंद्र सरकार के पास मदद मांगने गए हैं, हमको तुरंत मदद मिली है। मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उत्तराखंड में 25 सितंबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को सतर्क रहने को भी कहा है। और मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। बता दें आपको कि देहरादून में बुधवार से लगातार मूसलाधार बारिश होने की जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का मैच भी बुधवार को रद्द कर दिया गया है। आज भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना हुआ है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर पद्मश्री डॉक्टर किरण सेठ एक ऐसी शख्सियत हैं जो देश की कला संस्कृति को सिर्फ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि देशी संस्कृति को विरासत के तौर पर सहेजने में भी उनका सफल प्रयास रहा है। बता दें आपको कि स्पीक मैक के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ का अथक प्रयास रंग भी ला रहा है। इस क्रम में डॉक्टर किरण सेठ ने 15 अगस्त को श्रीनगर लाल चौक से अपनी साइकिल यात्रा शुरू की है और 22 सितंबर को डॉक्टर किरण सेठ अपने 3 सदस्यीय दल के साथ ऋषिकेश पहुंचे और यहां पे स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत भी किया। और डॉक्टर किरण सेठ का कहना है कि साइकिल चलाने से जहां शरीर स्वस्थ होता है तो वहीं शरीर स्वस्थ रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।